सा एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल पर। ये आपकी मैथ पेडागोजी की क्लास है, क्योंकि आपके जो सीटेट के जो एग्ज़ाम चल रहे हैं वहाँ पर आपके मैथ पेडागोजी के भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, 15 क्वेश्चन आपके आते हैं जो कैलकुलेशन से रिलेटेड होते हैं, कैलकुलेटिव होते हैं। और जो 15 क्वेश्चन आपके आते हैं वो आते हैं आपके मैथ पेडागोजी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। ये आपका प्रैक्टिस सेट आप बोल सकते हो, ठीक है ना। ये आपका जो है 2011 का क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, इस क्वेश्चन पेपर में जो आपके मैं क्योंकि आपने मैथ पेडागोजी के बहुत सारी प्रैक्टिस कर ली होगी, थ्योरीज पढ़ी होंगी ना, मेथड्स पढ़े होंगे, अप्रोचेज जो है उपागम पढ़े होंगे। ठीक है, तो वहाँ पर अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस सेट करनी है। तो आप वीडियो को देखिए और आप क्वेश्चन का अपने अनुसार आंसर लगाइए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपका, शब्द की समस्या के समय राजन आमतौर पर पूछता है, क्या मुझे जोड़ना या घटाना चाहिए, क्या मुझे गुणा या विभाजित करना चाहिए। इस तरह के सवाल बताते हैं कि राजन कक्षा को परेशान करने के लिए अवसरों को ढूंढता है, गलत। राजन को भाषा समझने में समस्या है, सही। राजन में क्या था, ये थोड़ा हाइड हो गया। राजन नहीं, ये है राजन में नंबर के संचालन की समझ का अभाव है, कि नंबर जो है बच्चे को नहीं पता। तो नंबर तो पता है उसे, लेकिन ये नहीं पता कि इन नंबर को इंटरेक्ट किस तरीके से करवाना है। ठीक है ना, इनको मल्टीप्लाई करवाना है, प्लस करवाना है, माइनस करवाना है। और फोर्थ ऑप्शन है, राजन जोड़ और गुणा नहीं नहीं कर सकता। भाई वो कर सकता है, क्योंकि उसने पूछ लिया जोड़ूँ या घटाऊँ। ठीक है ना, गुणा करूँ या विभाजित करूँ, उसे आता है, लेकिन वो समझ नहीं पा रहा। तो दिक्कत कहाँ आ रही है, राजन को भाषा समझने में दिक्कत आ रही है। राजन जो है, जो आपको जो लैंग्वेज वाले जो क्वेश्चन होते हैं इनको नहीं समझ पा रहा। वो यहाँ पर कंफ्यूज हो जा रहा कि मैं यहाँ पर मुझे प्लस करना चाहिए, माइनस करना चाहिए। वो ऐसा बच्चा नहीं है कि जो अवसर ढूंढ रहा है परेशान करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको। तो ठीक है, आकार शिक्षण के समय एक शिक्षक ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा की योजना कर सकता है, क्योंकि अब आकार के बारे में पढ़ा रहा है टीचर है ना। और शिक्षण के समय वो क्या कर रहा है, अब एक टीचर क्या कर रहा है कि मैं आकार के बारे में बता रहा हूँ, तो मैं क्यों ना बच्चों को अच्छे तरीके से समझा सकूँ या पढ़ा सकूँ। टीचर का मोटिव है कि मैं बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से समझा सकूँ। तो क्या करेगा कि उसने क्या किया, शिक्षक ऐतिहासिक स्थानों की यात्रा की योजना पर ले जाएगा बच्चों को। और उसका ऐसा करने का मोटिव क्या है, पहला उसने अच्छी तरह से समय में पाठ्यक्रम का सबसे पूरा किया है, मतलब पाठ्यक्रम को उसने टाइम में पूरा कर दिया, और उसे अवकाश की ज़रूरत है, इसलिए वो छुट्टी लेने के लिए बच्चों को लेके जा रहा है कि हाँ भी थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाएगा इस तरीके से। तो ये ऑप्शन आपका गलत है बिल्कुल। सेकंड है, यदि गणितीय कक्षा के सामान्य दिनचर्या में अंतराल लेने की तरह होगा और संचार कौशल में सुधार करने का अवसर, तो सेकंड ऑप्शन भी आपका गलत है। अपन क्या बोल गए। थर्ड ऑप्शन आपका सीबीएसई द्वारा क्षेत्र यात्रा की सिफारिश की गई है, कि बच्चों को क्षेत्र पर यात्रा पर लेके जाओ, अतः वह होनी चाहिए। तो होनी चाहिए, लेकिन उसने सिफारिश करी, ऐसा सही नहीं है। नेक्स्ट को जो नेक्स्ट ऑप्शन है वो आपका है, जो लास्ट ऑप्शन है आपका डी, आकार किसी भी वास्तुकला का एक अभिन्न अंग है और इस तरह की यात्रा सभी बच्चे में संबंधों को प्रोत्साहित करती है। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक है। फोर्थ ऑप्शन ये कह रहा है, टीचर का मोटिव ये है ऐतिहासिक स्मारकों की यात्रा कराने का या फिर भ्रमण पर ले जाने का, ताकि बच्चे वहाँ जाएं, स्मारकों को देखें। और जब वो स्मारकों को देखेंगे तो वो देखेंगे इस चीज़ को कि स्मारक कितने कैलकुलेटिव तरीके से बनी हुई है, ऐतिहासिक है। उस वक्त भी लोग इतने कैलकुलेशन से, मतलब एक रेक्टेंगल का यूज़ किया गया है, एक पिरामिड का यूज़ किया गया है, ठीक है ना, एक क्यूब का यूज़ किया गया है, एक ट्रायंगल का यूज़ किया गया है यहाँ पर। तो कितना कैलकुलेटिव तरीके से यहाँ पर जो है मैथ का यूज़ किया गया है, और जो है स्मारक को बनाया गया है, ऐतिहासिक ऐतिहासिक स्मारकों को। इससे क्या बच्चा कर पाएगा, रिलेट कर पाएगा। इतिहास में भी मैथ का बहुत ज़्यादा मतलब महत्व था, और इतिहास के साथ साथ यहाँ पर हम इसको हिस्ट्री में मतलब ईवीएस में ही पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर टीचर को भी फ़ायदा हो रहा है, बच्चों को तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। और टीचर ये चाहता है कि बच्चा चीज़ों को समझे। अब वो रियल चीज़ों को देखकर बच्चा समझ रहा है, ठीक है, सिर्फ किताबों को देखकर नहीं। तो ये ज़्यादा मतलब इफेक्टिव होता है इस तरीके से पढ़ाना। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एनसीएफ मानता 2005 मानता है कि गणित में सोच और तर्क एक खास तरह से शामिल है। नीचे दिए गए बयानों में से एक कौन है जो ऊपर सिद्धांत को प्रतिबिंबित नहीं करता। मतलब गणित में सोच और तर्क महत्वपूर्ण है, खास है, इंपॉर्टेंट है। 3 बयान ऐसे हैं जो इस चीज़ को नीचे बता रहे हैं कि मैथ जो है इंपॉर्टेंट है, और मैथ में जो तार्किक जो रीजनिंग जो एबिलिटी है वो होनी चाहिए बच्चे में।
लेकिन एक इस चीज़ को नहीं दर्शा रहा। पहला ऑप्शन आपका पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत करने की सामग्री लिखी गई है। तो पाठ्य पुस्तकों में प्रस्तुत करने की सामग्री लिखी गई है, तो ये तो ठीक है, चलो मान लिया हमने। और भी ऑप्शन देखते हैं। दूसरा, कक्षा के लिए गतिविधियों और अभ्यास को चुना गया है। तभी तो चुना गया है क्लास में, ताकि बच्चा इसमें सोच का यूज़ करेगा, तर्क करेगा, मतलब बच्चा जो है तर्क करेगा। विधि है जिसके द्वारा यह सिखाया जाता है। एक तरीके की विधि है ये, ठीक है। अब फोर्थ ऑप्शन है आपका, छात्रों को संख्यात्मक प्रश्नों को हल करने के लिए सेट फॉर्मूले दिए गए जाएँ। तो हमें ऐसा नहीं करना। यदि हम फॉर्मूले दे देंगे तो बच्चा ना रट लेगा, समझ ही नहीं पाएगा, उसकी सोच नहीं बढ़ पाएगी, उसकी तर्क शक्ति जो है वो नहीं विकसित हो पाएगी। और एनसीएफ का मानना यह है कि जो सीखने की जो प्रक्रिया है वो बिना बोझ की होनी चाहिए। यदि हमने फॉर्मूले दे दिए तो बच्चा रिटर्न टू टू तोता बन जाएगा। उसमें जो खुद जो एबिलिटी जो होता है, जो जो उसकी होती है जन्मजात जो प्रतिभा होती है, उसमें निरस्ता आ जाएगी बच्चे की। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक है, जो इस चीज़ को नहीं दर्शा रहा है कि जो इस चीज़ को दर्शा रहा है कि सोच और तर्क शक्ति जो है ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माप की अवधारणा के विकास के लिए गए निम्न कार्यों को अनुक्रम में लगाएं। मतलब आपको इनको जो है एक सीक्वेंस में लगाना है, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेते हैं, सभी को फिर सीक्वेंस में लगाते हैं। यहाँ नीचे दे भी रखा है। पहले शिक्षार्थी मानक इकाइयों का उपयोग लंबाई मापने के लिए करते हैं, जो करते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं करते ना। शिक्षार्थी गैर मानक इकाइयों का उपयोग लंबाई मापने के लिए करते हैं, ये ठीक है, इनको पता ही नहीं होता, ठीक है ना। थर्ड ऑप्शन है, शिक्षार्थियों सरल अवलोकन का उपयोग की वस्तुओं की पुष्टि करने के लिए करते हैं। मतलब सरल अवलोकन मतलब कि बच्चे ने देखा, कोई उसने कोई 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 जो है डंडी नहीं ली किसी चीज़ को मापने के लिए, उसने सिर्फ देखा और देख कर अंदाज़ा लगा लिया, सिर्फ देख कर ही कि हाँ ये चीज़ मुझे छोटी लग रही है, ये चीज़ बड़ी है, ठीक है ना, सिर्फ देख कर ही। उन्हें किसी गैर मानकीकृत इकाई मतलब जिस पर यूनिट्स नहीं लिखी हुई हैं, सेंटीमीटर या मिलीमीटर में, ठीक है, या फुट में या इंचेस में, ठीक है। और मानकीकृत इकाई मतलब जिस पे लिखा हुआ है कि इतनी यूनिट्स, 1 मिलीमीटर यहाँ पर है, 2 मिलीमीटर इसके आगे है, इस तरीके से। और फोर्थ ऑप्शन है, शिक्षार्थी मीट्रिक इकाइयों के बीच संबंध को समझते हैं। संबंध मतलब ये सेंटीमीटर वाला स्केल है और ये मिलीमीटर वाला स्केल है, इनके बीच में क्या संबंध है, ठीक है, इसमें कितने से मल्टीप्लाई करनी चाहिए, कितने से नहीं करनी चाहिए, या डिवाइड करना चाहिए। तो इस चीज़ के संबंध को समझना। तो आपको यहाँ पर लगाना है ये मतलब जो बच्चा स्टार्टिंग में सीखता है, तो समय पहले बच्चा सीखता है सरल अवलोकन से, ठीक है ना। बच्चा पहले तो ये तो देखता है, सिर्फ देख कर ही ऑब्जर्व करके देखता है बच्चा कि हाँ ये मेरी पेंसिल बड़ी है, छोटी है। उसके पास कोई गैर मानकीकृत इकाई नहीं होती, जैसे कोई डंडी हो गई है ना, या कोई रिबन हो गया, कोई धागा हो गया, वो नहीं नापता इस चीज़, वो सिर्फ देख कर बताता है। दूसरा, जो जो वो धीरे धीरे सीखने लगता है, जब उसको 19-20 का फ़र्क लगता है कि हाँ भाई ये छोटी है, बड़ी हो सकती है, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, तो वो किसी चीज़ का यूज़ करता है जिसे हम बोलते हैं गैर मानकीकृत इकाई मापने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर गैर मानकीकृत इकाई कोई डंडी हो सकती है, कोई सीक हो सकती है, कोई धागा हो सकता है, कोई रिबन हो सकता है। तो सेकंड नंबर पे आएगा आपका ये, पहले सी फिर बी। सी बी कहाँ दिया हुआ है, सी बी आपका थर्ड ऑप्शन में ही सिर्फ दिया हुआ है, तो यहाँ पर आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। फिर ए और डी। ए मतलब फिर वो मानकीकृत इकाइयों के बारे में समझता है कि सेंटीमीटर का स्केल होता है, हम सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर का स्केल यूज़ करते हैं। अब मैं अपनी पेन से नाप सकता हूँ, मैं अपना इरेजर या फिर जो भी चीज़ है पेन, उसे नाप सकता हूँ। और जो फिर हम बच्चा क्या करता है, उसे जो और मेट्रिक जो इकाई हैं उनसे संबंधित करता है कि सेंटीमीटर में इतना बैठेगा तो मिलीमीटर में कितना बैठेगा, इंचज़ में कितना बैठेगा। इनके बीच में संबंधों को समझने की कोशिश करता है। बच्चे जैसे बड़ा होता जाता है इन चीज़ों को समझने लगता है। तो पहला आपका सी होगा, फिर बी होगा, फिर ए होगा, फिर डी होगा। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राथमिक कक्षाओं के पार आकार और स्थान की समझ के विकास के लिए दिए गए निम्न कार्य को सही अनुक्रम में लगा। अब ये भी आपको सही अनुक्रम में लगाना है। पहले उनके भुजाओं और कोनों को देखकर 2D आकार के गुणों में मेल करना, 2D आकार के गुणों का वर्णन करना, 2D आकार की छँटनी करना, भुजाओं, कोनों और विकर्णों की गणना के द्वारा विभिन्न 2D आकार का वर्णन। तो यहाँ पर आपको इनको सीक्वेंस में लगाना। अब यहाँ देखते हैं कौन सा ऑप्शन जो है आपका वो ठीक होगा। तो आप सबसे पहले क्या करोगे, 2D आकार की जो चीज़ें हैं उनकी छँटनी करोगे, ठीक है। छँटनी मतलब उनको अलग कर दोगे ना, 2D 3D सिंगल डी, मतलब सिंगल डी तो होता नहीं है, 3D 4D या HD जो भी है, उनको अलग कर दोगे। तो यहाँ पर 2D वाला आपने अलग कर दिए। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट नंबर पर जो आएगा सी ऑप्शन आएगा आपका फर्स्ट नंबर पे। तो यहाँ पर फर्स्ट लिख देते हैं। फिर आप देखोगे उनके भुजाओं और कोनों को देखकर 2D आकार के गुणों में मेल करना कि इनके में क्या क्या मेल हैं, क्या इनमें सिमिलर है। तो सेकंड ऑप्शन पे आएगा आपका ये।
फिर उन 2D आकार की जो चीज़ें हैं, उनका फिर आप क्या करोगे, भुजाओं, कोनों और विकर्णों की गणना के द्वारा विभिन्न 2D आकार का वर्णन, फिर आप इनका वर्णन करोगे। फिर आप इनके गुणों का वर्णन करोगे। गुणों का मतलब इनकी स्पेसिफिकेशन क्या है, हम इन्हें 2D कैसे मान लें कि ये 2D है। तो यहाँ पर आपका पहले नंबर पर आएगा सी, दूसरे नंबर पर आएगा आपका ए। सी ए को ऑप्शन में आपका फोर्थ ऑप्शन में है, तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गणित अभ्यास में समस्या का हल रणनीति में शामिल। व्यापक अभ्यास है, समस्या पर पहुंचने के लिए एक सुराग का उपयोग है, गतिविधि आधारित दृष्टिकोण है, या फिर अनुमान है, सिर्फ एक अनुमान मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, गणित अभ्यास में समस्या को हल करना, या फिर समस्या को हम क्यों देते हैं, गतिविधि आधारित, ताकि बच्चा खुद करे, खुद सीखे, ठीक है। सिर्फ टीचर ने करा दिया, हमने कर लिया, ये इतना ही काफ़ी नहीं है, बच्चा खुद भी तो करे। टीचर ने बोल दिया भाई ये क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तुम खुद करके लेकर आओ, नहीं आएंगे तो मैं तुम्हें कराऊंगा, क्या पता कोई बच्चा करके ला के दिखाई दे, इससे उसका इंटरेस्ट क्रिएट होगा, मैंने कर लिया, बहुत बड़ी उपाधि प्राप्त करी उसने, टीचर को दिखाएगा, पेरेंट्स को दिखाएगा, और उसका इंटरेस्ट मैथ में बढ़ने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गणित में एक नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य है। अनैदानिक परीक्षण का उद्देश्य क्या हो सकता है गणित में, आपको वो बताना है। बच्चों की समझ में अंतर का पता लगाना। तो बच्चों की समझ में अंतर का पता लगाना, तो ये तो देखो नैदानिक में होता तो यही है, बच्चे किस तरीके से सीख रहे हैं, है ना, मतलब मिस कॉन्सेप्ट जो बच्चे ने बना रखा है, हमें वो पता करना है। कुल मिला के बात ये है, यदि कोई बच्चा मैथ का कोई कॉन्सेप्ट सीख चुका है और वो आधा क्वेश्चन तो सोल्व करते करते सही आ रहा है, लेकिन एक स्टेप वो है जो गलत कर रहा है, क्यों, क्योंकि उसने गलत समझ लिया ना उस स्टेप को, और जिसकी वजह से पूरा नीचे का स्टेप, सारा जो नीचे का जो सीक्वेंस है वो सारा गलत हो गया, प्रोसेस गलत हो गया। तो टीचर को यही पता लगाना है कि ये बच्चा कैसे अलग सीख रहा है, मैंने जो सिखाया भाई वैसा तो नहीं समझ रहा, यदि जैसा मैंने सिखाया है यदि उसने वैसा समझा होता तो सही करता। तो क्या सीख रहा है, कैसे समझ रहा है, उस चीज़ में अंतर करना पहला उद्देश्य होता है। माता पिता को फीडबैक देना, गलत। प्रगति रिपोर्ट को भरने के लिए, गलत। अंत अवधि परीक्षा के लिए, प्रश्न पत्र योजना के लिए, तो ये भी गलत। तो यहाँ पर जो नैदानिक परीक्षण का उद्देश्य ये है कि बच्चा कहाँ गलती कर रहा है, मैं उस चीज़ को पकड़ूँ, उस पर्टिकुलर एरिया को पकड़ूँ, फिर बाद में उसका फिर उपचार करेंगे। उपचार है ना, उपचार में क्या होगा, हम उसके लिए सॉल्यूशन निकालेंगे जो उसने जहाँ वो गलत सीख रहा है। कुछ भी हो सकता है सॉल्यूशन, वो टीचर पर डिपेंड करता है कैसी प्रॉब्लम है, और वो किस टेक्निक किस तरीके को यूज़ करके अच्छे तरीके से कम समय में उस जो बच्चे की जो प्रॉब्लम है, जो मिसअंडरस्टैंडिंग है किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी सब्जेक्ट में, उसे ठीक कर सकता है। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वही ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थोड़ा लंबा है, लेकिन फिर भी पढ़ लेते हैं। विकास 56 छात्रों के एक वर्ग को गणित पढ़ाते हैं, मतलब 56 बच्चे हैं, है ना, बहुत ज़्यादा, इतने बच्चे होते हैं क्लासों में। उनका मानना है कि एक परीक्षण के संचालन के बाद तुरंत प्रतिपुष्ट फीडबैक देना ज़्यादा प्रभावी है, कि हमने एक चीज़ पढ़ाई या फिर एक चीज़ का टेस्ट लिया, फिर बाद में उसका फीडबैक दे दिया। बच्चों, उन्होंने 10 छात्रों की एक छोटी सी कक्षा में परीक्षा का आयोजन किया, कि बच्चे 10 ले लिए हमने, उनका परीक्षा लिया, है ना। प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने का सबसे अच्छा संभव तरीका क्या है, तो सबसे अच्छा तरीका कौन सा आपका वो बताना है। पहला ऑप्शन आपका वह छात्रों को एक दूसरे के जवाब की जांच करने दे सकते हैं। तो अब टीचर क्या करेगा, बच्चों को दे देगा, हाँ भाई तुम एक दूसरे के जो है जवाब उनको पहचानो। दूसरा वह छात्रों, तो ये तो गलत हो जाएगा ना, क्या था बच्चे जानबूझ के दूसरे गलत कर दे कि नहीं टीचर ऐसा है, सर ऐसा है, क्योंकि कई बार ये होता है ना, टीचर ऐसे बच्चों को चेंजेस कर दे देता है जिस पर भरोसा होता है, टीचर को भरोसा ही नहीं है बच्चों पर, तो वो खुद ही चेक करेगा कि भाई नहीं भाई तुम तो गलत कर दोगे, तुम गलत चेक कर दोगे, ठीक है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन तो आपका होगा नहीं। सेकंड है, वह बोर्ड पर प्रत्येक समस्या के समाधान की व्याख्या कर सकता है और छात्रों से स्वयं अपने उत्तर की जांच करने के लिए कह सकता है। तो इसमें टाइम लग जाएगा एक परीक्षण में ही, ठीक है ना। अब बच्चों से खुद कहना कि तुम खुद जांच करो, तो ये बच्चे क्या था जांच ना भी करें, क्या था चीटिंग कर लें, क्या सर मैं था ये लिखा था, पेंसिल से तो लिखते हैं बच्चे, तो क्या था ठीक कर लें। थर्ड ऑप्शन है, वह उन तरीकों पर पूरी कक्षा में चर्चा कर सकता है जिससे उन्होंने अपने समाधान प्राप्त किए, और सही उत्तर पर पहुंचने के लिए कौन प्रभावी रणनीति है। और जो टीचर क्या करेगा, टीचर है उन तरीकों पर पूरी कक्षा में चर्चा कर सकता है जिससे उन्होंने अपने समाधान प्राप्त किया। तो यहाँ बच्चा कर रहा है मेरे ख्याल से, ठीक है ना। बच्चा क्या कर रहा है, जो उसने बच्चे ने तरीका यूज़ किया है, 10 बच्चों में किसी भी बच्चे ने जो तरीका यूज़ किया है मैथ की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए, वहाँ पर
वो उस तरीके को सबको बता सकता है, ठीक है ना? और उसमें जो भी मेथड सबसे बेस्ट होगा, चाहे उसने अगर 4 मेथड यूज़ करे, चारों मेथड से सवाल निकल रहा है या फिर 3 मेथड से सवाल निकल रहा है, 2 से निकल रहा है, तो जो प्रभावी मेथड होगा, जो प्रभावी रणनीति होगी, वो उसे बता सकता है। या फिर 4th ऑप्शन, यादृच्छिक रूप से वह कोई भी एक पुस्तिका चुन सकते हैं और उसमें दिए गए उत्तरों को बोर्ड पर समझा सकता है। तो ये टीचर कर रहा है, मतलब ये तो ऑप्शन में टीचर ही कर रहा था। तो यहाँ पर जो थर्ड ऑप्शन है वो ज़्यादा बेटर है औरों के कंपैरिजन में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्षेत्रफल ऐसे नहीं लिखा जाएगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है ना। क्षेत्रफल की अवधारणा को लागू करने के लिए एक शिक्षक शुरू कर सकते हैं। एक जो टीचर है वो क्या समझाता है, क्षेत्रफल, है ना। हथेली, पत्ता, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की मदद से विभिन्न क्षेत्रों के क्षेत्रफल की तुलना करना। क्षेत्रफल अंदर का होगा ना, ठीक है। आयत की लंबाई और चौड़ाई प्राप्त कर और क्षेत्र के लिए सूत्र देना कि लंबाई और चौड़ाई कर दो, तो आपको ये पता चल जाएगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन है आपका उपयोग करने, अच्छा सेकंड ऑप्शन पढ़ लेना है। अर्थात लंबाई गुणा चौड़ाई का उपयोग करके एक आयत के क्षेत्रफल की गणना करना, ये नहीं। और थर्ड ऑप्शन है आपका इकाई वर्ग की मदद से क्षेत्रफल की गणना करना, ये भी नहीं ऑप्शन होना चाहिए। और फोर्थ ऑप्शन है विभिन्न प्रकार के क्षेत्र के क्षेत्रफल खोजने के लिए सूत्र को समझना, ये भी गलत। तो यहाँ पर आपके लास्ट के जो तीनों ऑप्शन है वो आपको गलत है। अब जो आकृति को जो समझना है, आपको तरीका क्या होगा, आपको जो बच्चों को बताओगे, मतलब बच्चों को आपको इस तरीके से बताना कि जो आकृति की जो मौलिकता होती है उनको बताएं कि आकृति इस तरीके की होती है, ऐसी होती है, वैसी होती है। आपको समझाना बच्चे को। फिर आकृति के बीच में अंतर करना, जैसे ये एक आकृति है, ये एक आकृति है, तो किसका क्षेत्रफल बड़ा होगा, ठीक है। या फिर ये एक आकृति है, ठीक है, या फिर कोई एक इस तरीके की कोई आकृति है, या कोई इस तरीके की आकृति है, तो आपको इनके क्षेत्रफल के बारे में अंतर बच्चे को आना चाहिए, आप ये बताओगे। ये दूसरी चीज़ ये हो गई। तीसरा है विभिन्न प्रकार के आकार को वर्गीकृत और तुलना करना। अब ये इनके आपने समझ लिया, अब इनको तुलना करना कि ये छोटा क्यों है, ये बड़ा क्यों है, या फिर ये बड़ा क्यों है, ये छोटा क्यों है, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो आपका फर्स्ट ऑप्शन है वो ज़्यादा सही है और के कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है भिन्न की अवधारणा का परिचय करने के लिए एक शिक्षक शुरू कर सकते हैं। क्या एक टीचर क्या शुरू कर सकता है भिन्न की अवधारणा को समझाने के लिए। तो पहला ऑप्शन है भिन्न की अंशों और हरों की पहचान करके, गलत। एक संख्या रेखा पर अंशों को प्राप्त करके, संख्या रेखा पर, यहाँ पर संख्या लिखी पड़ी है 1 2 3 4, 1 2, तो ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन है भिन्न को ए अपोन में बी के रूप में लिख कर, जहाँ बी जो है बराबर नहीं है 0 के, तो ये भी तरीका गलत है आपका। आसपास की चीज़ों की आंशिक भागों की पहचान करके, ठीक है। जैसे कि कोई चीज़ है, आपको अवधारणा तो बतानी है भिन्न की, तो कोई आपने ले लिया सर्कल, सर्कल को काट दिया, मान लीजिए वाटरमेलन है ना, और ये जो पार्ट है बच्चे के सामने काट दिया, मतलब वाटरमेलन को 4 पार्टों में काटा और इसको अलग करके खा लिया हमने, तो हम लिखेंगे कि वाटरमेलन के कितने पार्ट है, जो टोटल पार्ट है वो नीचे आ गए, कितने पार्ट हमने खा लिए, यदि जो खा लिए तो वह आएगा ऊपर, ठीक है। मतलब हमने एक भाग खा लिया 4 में से, और यदि कितने भाग बचे कुल में से, तो 3 भाग बचे कुल में से, तो इस तरीके से। तो आपको चीज़ों को बताना है, चीज़ों को बच्चे को। आप ये पेपर का यूज़ करके भी कर सकते हैं, ब्लैक बोर्ड पर आप जो है चौक से कोई ड्राइंग बनाकर उसका एग्जांपल दे सकते हो, जैसे मैंने बताया आपको। तो बच्चे को बस पहचान बतानी है, आंशिक क्या होता है ना, हर क्या होता है, अंश क्या होता है, इन चीज़ों के बारे में। तो यहाँ पर जो आपका फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा, और सभी ऑप्शन आपके यहाँ पर गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शिक्षण में एक से ही जैसे अंश वाले भागों की तुलना, जैसे 3/5 और 3/7। रोहित की प्रतिक्रिया है कि है क्योंकि दोनों भिन्नों में एक ही अंश है, मतलब अंश दोनों का, अंश क्या होता है जो ऊपर वाला होता है, हर होता है नीचे वाला, जो अंश है वो सेम है, 3 यहाँ पर भी है 3 ऊपर ही है, मतलब दोनों 3 जो है वो ऊपर की साइड है भिन्न में। और 7 का मान 5 से अधिक है, तो 7 का जो मान है वो 5 से अधिक है, मतलब 7 बड़ा है 5 छोटा है, इसलिए 3/7 है वो 3/5 की तुलना में बड़ा है, कि 3/7 वाला बड़ा है, ठीक है। उसने ये कह दिया बच्चे ने अपने जो थिंकिंग का यूज़ करके, जैसे भी तैसा हमने भी ऐसे किया था, हमारे भी गलत कॉन्सेप्ट थे भाई, मेरे तो थे। इससे क्या पता चलता है, इससे पता चलता है कि रोहित को भिन्नों के परिणामों की समझ नहीं है। रोहित अंश और विभाजक की अवधारणा को नहीं जानता, रोहित बराबर अंशों की अवधारणा को नहीं जानता, या रोहित ने अच्छी तरह से अभ्यास नहीं किया। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर जो सही होना चाहिए यहाँ पर,
वह रोहित बराबर अंशों की अवधारणा को नहीं जानता कि उसने बराबर को देख कर ही तो उसने बोला कि ऊपर दोनों में 3 है ना? इसमें 7 है, इसमें 5 है। और जो सा वाला बड़ा होगा, ऊपर तो 3 ही है ना? इसमें जो सा वाला बड़ा होगा वही सही होगा। उसने क्या करा है, उसने अंशों की जो अवधारणा है उसे सही से नहीं समझा है। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब भिन्नों को जोड़ना सिखाया जाता है तब एक शिक्षक भिन्न त्रुटि प्रतीत कर सकता है। अब उसने क्या त्रुटि बच्चों के सामने रखी कि 1/2 प्लस 1/3, ठीक है ना? 1/2 प्लस 1/3 बराबर कितना होगा? 2/5। अब बच्चे सामने ऐसी स्थिति में शिक्षक क्या सुधारात्मक कार्य कर सकते हैं? बच्चे से जितना ज़्यादा अभ्यास वह कर सकते हैं करने के लिए कहें। कोई हस्तक्षेप की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उम्र बढ़ने के साथ ऐसा नहीं है भाई, फिर तुम टीचर किस लिए हो? आपको इसी टाइम पीरियड में समझाना है ना बच्चे को। बढ़ने के बाद तो बच्चा क्या था, समझे या ना समझे वो बात अलग है, लेकिन आपको किस लिए अपॉइंट किया हुआ? थर्ड ऑप्शन है, प्रत्येक अंश के परिणाम को समझने के लिए बच्चे की मदद करें। फोर्थ है, लघुत्तम समापवर्त्य की अवधारणा को समझने के लिए बच्चे की मदद करें। तो आप क्या करोगे यहाँ पर, जो एलसीएम होता है ना, लघुत्तम, ये होता है ना इसका हिंदी मीडियम एलसीएम, ठीक है ना? हम एलसीएम लेते हैं 3 और 2 का। जो इसकी जो अवधारणा है बच्चे को वो सिखाई जाए, ठीक है? कि इन दोनों का एलसीएम लेना है, जो एलसीएम आएगा फिर उसको देखना कि जो एलसीएम आया, मान लिया हमने एलसीएम आया 6, क्योंकि 6 ही आएगा, तो 2 के टेबल में 6 कितनी बार पता आता है? 3 बार पता, ऊपर 3 आएगा, प्लस का सिंबल आएंगे। 3 के टेबल में 6 कितनी बार पता है? 2 बार पता है, तो आ गया ऊपर 5 आ गया, है ना? इस तरीके से जो हम क्वेश्चन करें 5/6 यहाँ पर इसका आंसर होना चाहिए, ठीक है? तो इस तरीके से हम बच्चे को जो है ये हम अवधारणा जो है बच्चे को समझानी है। तो यहाँ पर जो आपका जो फोर्थ ऑप्शन है वो ठीक होगा। एलसीएम की जो अवधारणा बच्चे को समझानी, एलसीएम होता है ना, लघुत्तम समापवर्त्य, ठीक है ना? आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चतुर्थ श्रेणी के गणित की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में एक अध्याय का शीर्षक इस तरह है कि जंक विक्रेता, है ना, भोपाल की आता है। जिस तरह से दुनिया लग रही है जिस तरह से दुनिया लग रही है, यह बदलाव किया गया है। अब ये बदलाव क्यों किया गया है? छात्रों को गणितीय अध्यायों में प्रयुक्त सामग्री के अनुमान के लिए चुनौती नहीं, हमें चुनौती थोड़ी देनी बच्चे को, उन्हें अलग तरह से समझाने के लिए। भाई अलग तरीके से नहीं समझाना है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी से इसे संबंधित करके ज़िंदगी को दिलचस्प बनाने के लिए, कि डेली लाइफ से रिलेटेड हो, है ना, और बच्चा इनमें इंटरेस्ट ले। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अच्छा गणितज्ञ को सक्षम होना चाहिए। अब किस चीज़ में सक्षम होना चाहिए या दक्ष होना चाहिए ना? तो पहला ऑप्शन आपका अधिकतम सूत्र याद करने में। एक अच्छा गणितज्ञ कुछ ही समय में समस्या का समाधान करने में। थर्ड ऑप्शन अवधारणाओं के मध्य संबंध स्थापित करने और समझने और प्रयुक्त करने में। फोर्थ ऑप्शन है सवालों का जवाब देने में विशेषज्ञ होना चाहिए। तो देखो, यदि वो अधिकतम सूत्र याद करने में, ये जरूरी नहीं है कि एक टीचर को ज़्यादा से ज़्यादा सूत्र याद हो तो वो अच्छा गणितज्ञ हो ना। नहीं, ये यहाँ पर ये इम्पोर्टेंस रखता है कि कितने जल्दी क्वेश्चन को सोल्व कर पा रहा है। हम बच्चे को एक गणितज्ञ की बात की जा रही है। फोर्थ ऑप्शन है सवालों का जवाब देने में विशेषज्ञ, सवालों के जवाब में भी नहीं। सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस रखती है जो कॉन्सेप्ट है, उसके चीज़ों के बीच में कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, समझ होनी चाहिए, और उनको जो कॉन्सेप्ट उसने सीखा है वो कॉन्सेप्ट वो लगा सके जहाँ भी लगने को है ना, कि हाँ लगाना चाहिए यहाँ पर और मेरे जो सॉल्यूशन मिल जाए तो वहाँ पर लगाए लगाए, इतना तो आना ही चाहिए। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा ज़्यादा छोटा हो गया और थोड़ा क्वेश्चन भी बड़ा है। बच्चे के वातावरण में लुढ़कने और घिसटने वाली चीज़ों के बारे में कक्षा में एक चर्चा शुरू करें। बच्चों को वस्तुओं के आकार को देखने और महसूस करने में कि कुछ चीज़ें लुढ़कती हैं और कुछ चीज़ें घिसट रही हैं, मदद करें। स्रोत गणित स्रोत क्या है आपका यहाँ पर? गणित की जो बुक है गणित जादू दूसरी क्लास के एनसीईआरटी शिक्षक की मदद के लिए इस तरह के सुझाव कक्षा द्वितीय की एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक में दिए गए हैं। तो अब आपको बताना है। तो यहाँ पर सबसे अच्छी रणनीति गणित कक्षा के लिए सबसे अच्छी रणनीति चर्चा है। आसपास की चीज़ों के बारे में बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए यह शिक्षक के लिए ज़रूरी है। गलत ये तो नहीं होना चाहिए कि आसपास की चीज़ों के लिए ध्यान करने के लिए, है ना? तो यहाँ पर आपको जो सेकंड ऑप्शन तो वो नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं है। सबसे अच्छा तरीका है, इसको ज़रा ये मूव हो रहा है, पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। थर्ड ऑप्शन है बेहतर अवधारणाओं को समझने के लिए पूरक चर्चाओं के साथ प्रदर्शन छात्रों की मदद करता है। और फोर्थ ऑप्शन आपका विचार विमर्श के लिए कक्षा में एक अधिक दृष्टिकोण लाने के लिए। तो यहाँ पर आपका फोर्थ ऑप्शन नहीं है,
फर्स्ट भी नहीं है और सेकंड भी नहीं है। यहाँ पर जो आपका बेहतर अवधारणाओं को समझने के लिए पूरक चर्चाओं के साथ प्रदर्शन छात्रों की मदद करता है। बिल्कुल ठीक। जो बच्चे का जो कॉन्सेप्ट है उसे हम बेहतर तरीके से बच्चे को समझा सकें। मतलब बच्चा क्या समझेगा, पहले तो चर्चा होनी चाहिए और उसके साथ 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 बच्चे को दिखाओ भी ये चीज़ें, प्रदर्शन करके दिखाओ कि भाई कि ये बॉक्स है, इसमें हम धक्का देंगे तो घिसेगा, और जो एक गोला है सही से नहीं बना, जो गोला है ये लुढ़केगा, ठीक है ना। हम इसको यदि धक्का मारते हैं तो ये लुढ़कता हो जाएगा, ज़्यादा दूर तक जाएगा ये। तो ये चीज़ें बच्चे की मदद करेंगी सीखने में। तो यहाँ पर जो आपका थर्ड ऑप्शन है जो है वो ठीक होगा। तो आज एक बार फिर हमने आपकी जो चाइल्ड डेवलपमेंट नहीं, आपके जो मैथ पेडागोजी है उनके 15 क्वेश्चन करे हैं। ये आपके 2011 का जो क्वेश्चन पेपर था ये क्वेश्चन वहाँ से लिए गए हैं। आपके जो मैथ पेडागोजी है आपने उनकी जो थ्योरीज हैं या फिर जो भी चीज़ें हैं मैथ पेडागोजी की जो बुक्स हैं आपने वो पढ़ी होंगी। अब आपको क्या करना है, क्वेश्चंस की बस प्रैक्टिस करनी है। तो आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर मैथ पेडागोजी की इससे पहले ही वीडियोस बहुत सारी यहाँ पर अपलोड कर रखी है इस चैनल पर। इसके साथ मैंने यहाँ पर आपके जो हिंदी पेडागोजी या फिर ईवीएस पेडागोजी या चाइल्ड डेवलपमेंट इनकी भी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो उन्हें भी जाकर जरूर देखें, ताकि आप जो टीचिंग एग्ज़ाम है, जो आपका CTET जो अभी चल रहे हैं एग्ज़ाम, उनमें ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।